और प्रिय छात्रों, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से रजब कसाई को राजा ने अपने घर में ठहरने के लिए जगह दे दी और उसने वादा किया कि वह बड़े भोर में ही उठ करके वहाँ से चला जाएगा। उसके बाद से फिर हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि दोनों रजब और उसकी पत्नी राजा के घर ठहर गए। दोनों पति पत्नी थके हुए थे, सो गए। काफ़ी रात गए। कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। अब देखिए यहाँ कहानी किस प्रकार से बदल रही है। जब रजब कसाई उस गांव में कई लोगों के घर गया था शरण मांगने, किसी ने शरण नहीं दी और वे लोग समझ गए कि यह रात में ही अपना रास्ता तय करेगा, इसलिए उसे लूटने के ख्याल से इस तरफ निकले। और जो राजा है, जो ठाकुर है, वह भी उसी लुटेरा दल का हेड है, उस लुटेरा दल का हेड है। और उसी ठाकुर के यहाँ जा कर के उस रजब कसाई ने शरण ले ली। समझने की बात है, समझते चलिएगा। कहने का मतलब कि उस गांव से रात में जो गुजरते थे तो उस गांव में लुटेरों की एक टोली थी जिसका प्रधान हेड ठाकुर खुद था। और लोग उस गांव से रात में गुजरने वाले राहगीरों को लूट लिया करते थे। तो रजब ने सबसे शरण मांगी थी, किसी ने शरण नहीं दी और वे समझ गए कि यह रास्ता रात में ही तय करेगा तो इसको लूटने में आसानी होगी। तो ये सब के सब जो लुटेरे दल के लोग थे वे अपने प्रधान ठाकुर के यहाँ आ गए और ठाकुर को इशारा से बुलाया। एक फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर साहब बाहर निकल आया। एक फटी सी रजाई ओढ़े हुए ठाकुर बाहर आया, क्योंकि ठाकुर को कुछ लोगों ने इशारा से बाहर बुलाया था। आया। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, आगंतुक मतलब वही लुटेरे दल के लोग जो ठाकुर के पास आए थे, कहा, दाऊ जी आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का शगुन बैठा है। कहने का मतलब कि इन लोगों ने कहा कि आज तो हम लोगों को कुछ मिला नहीं, लुटने के लिए कहीं कहीं निकले थे लेकिन रास्ते में कोई मिला नहीं, लेकिन कल संध्या का शगुन बैठा है। कल शाम को पक्का हम लोगों का शगुन बैठा है। कहने का मतलब कि हम लोगों को हाथ लगेगा, क्योंकि किसी न किसी को हम लोग लूटेंगे। ठाकुर ने कहा आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? तो ठाकुर ने कहा कि ठीक है, आज तो ज़रूरत थी कि हाँ हम लोग कुछ पैसे कमाएं। कमाने का ढंग तो उन लोगों का आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया, ये लोग लुटेरे थे। तो जब लूट लिए तो इनकी इनकी कमाई हो गई। कहने का मतलब ऊपर भी देखा गया है, रजब ने भी कहा है कि परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है उसे वही करना पड़ता है। शायद ये ठाकुर और उसके दल के जो लोग हैं उनके लिए परमात्मा ने यही रोजगार अर्थात लूटने का रोजगार मुकर्रर किया है, इसलिए इन लोगों को ये करना पड़ता है। खैर जाने दीजिए, ये तो व्यंग्यात्मक बात हो गई। हाँ, आगंतुक बोला, जो आया था उसमें से बोला कि हाँ एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी ओर आया है। कहने का मतलब कि इन लोगों को मालूम था कि वो रजब कसाई लोगों के यहाँ शरण मांगने गया था, किसी ने शरण नहीं दी और शरण नहीं देने के कारण वह इसी तरफ आया है। और उसने अपने मोठ में मतलब गांठ में, बटुए में कह लीजिए, रुपए
बांधे हुए हैं, परंतु हम लोग जरा देर में पहुंचे, लेकिन हम लोगों को देर हो गई, हम लोग उसे रास्ते में पकड़ नहीं पाए और वह कहीं खिसक गया। कल देखेंगे, तो कल देखेंगे कि वह किधर गया, जरा जल्दी। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, क्योंकि अब यहाँ देखिए ठाकुर घृणा सूचक मतलब थोड़ा हेट प्रकट करते हुए उसने कहा, कसाई का पैसा न छुएंगे। कहने का मतलब कि वह यह वाक्य कहकर रजब को बचाना चाह रहा है। वह अपने साथियों से यह कह रहा है कि कसाई का पैसा न छुएंगे। कहने का मतलब कि यह बात सुनकर कम से कम उसके जो साथी हैं इस बात से इनकार जाए कि चलो भाई उसको हम लोग नहीं लूटेंगे। क्यों? साथियों ने पूछा, जो आगंतुक थे, आए हुए लोग थे, उन लोगों ने ठाकुर से पूछा, क्यों? बुरी कमाई। ठाकुर ने कहा कि ये बुरी कमाई है। कहने का मतलब कि वह तो जानवरों की हत्या करता है, जानवर को काटता है और उसका मांस बेचता है और उससे कमाई करता है, और उस पैसा को हम लोग नहीं लेंगे। उसके रुपए पर कसाई थोड़े ही लिखा है। साथियों ने कहा कि उसके रुपए पर कसाई थोड़े ही लिखा हुआ है। रुपया तो दूसरे का ही है, कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि रुपए पर कसाई नहीं लिखा हुआ है, रुपए तो दूसरे का ही होता है, उसके हाथ में भी तो किसी के हाथ से आया है, इसलिए रुपए में कोई छुआछूत नहीं मानना चाहिए। लेकिन ठाकुर ने कहा, मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है। कहने का मतलब कि वह जानवरों की हत्या करता है, वह अशुद्ध है, हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। अब ये ठाकुर के साथियों ने कहा कि हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी तलवार से उस रजब कसाई को काट देंगे, बस रुपया शुद्ध हो जाएगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि तलवार से किसी को काट देने से किसी का रुपया शुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि चाहे जैसे भी हो हम उसे लूटेंगे ही। ज़्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर ही टाल दिया। वह अपने साथियों को अंदर नहीं आने दिया, अंदर आने देता तो ये साथी लोग जान जाते कि ठाकुर ने खुद उस कसाई को अपने घर में शरण दी है। इसलिए उसने क्या किया कि बाहर से बाहर ही अपने साथियों को बातों में उलझाकर भेज दिया। भीतर देखा कसाई सो रहा था, उसकी पत्नी थी, ठाकुर भी सो गया। अब ठाकुर भीतर आया, देखा कि उसकी वो कसाई सो रहा है, उसकी पत्नी भी सो रही है, ठाकुर भी जाकर सो गया। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब न जा सका। अब सुबह हो गई, रज्जब नहीं जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एकदम भी नहीं चल सकती थी। कहने का मतलब यह है कि उसके बुखार में तो कमी आ गई थी, लेकिन शरीर में काफ़ी दर्द था और वह चलने में बिल्कुल असमर्थ थी, एक कदम भी नहीं चल सकती थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। कुपित हो गया मतलब क्रोधित हो गया। ठाकुर देखा कि अरे इसने तो वादा किया था कि बड़े भोर में ही वह चला जाएगा, लेकिन अभी तक पड़ा हुआ है, तो वह क्रोधित हुआ। रज्जब बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेगा। तुम बाहर जाओ और इसी समय। अब यहाँ देखिए,
यहाँ जो ये लिखा हुआ है रज्जब बोला, इसको सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ ये पूरा स्टेटमेंट जो है वह ठाकुर का है और यहाँ लिखा है रज्जब बोला, सॉरी रज्जब से बोला। हाँ ये ठीक ही है, रज्जब से बोला। अब यहाँ कौन बोला, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि यह स्टेटमेंट ठाकुर का है, इसलिए ठाकुर ही बोला। और ऊपर से हम लोग देखते आ रहे हैं कन्वर्सेशन, अभी तक जो वार्तालाप है, जो बातचीत का दौर चल रहा है, वह ठाकुर और रज्जब के बीच में ही चल रहा है। इसलिए यहाँ सीधी सी बात है, ठाकुर ने ही कहा, क्या कहा, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेगा। कहने का मतलब कि तुम लोग अभी तक पड़े हो और गांव के लोग आएंगे, देखेंगे कि तुम मेरे दलान में पड़े हुए हो, तो वे लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तुम अभी बाहर जाओ और इसी समय निकलो। रजब ने बहुत विनती की, बहुत रिक्वेस्ट किया, किंतु ठाकुर न माना, ठाकुर नहीं माना। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोक मत का दबदबा उसके मन पर भी था। कहने का मतलब यह है कि ठाकुर का उस गांव में दबदबा था, कहने का मतलब कि वह दबंग था, और वह यदि गांव वाले को कह देता कि मैंने रखा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो गांव वाले उसे कुछ नहीं करते, उसके विरोध में कोई नहीं बोलते। आप सभी जानते हैं दबंग के विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठाता है, लेकिन फिर भी लोक मत का दबदबा, कहने का मतलब कि लोग क्या कहेंगे, है ना। लोक मत का मतलब यह होता है कि जो हमारे समाज में मान्यता है, उस मान्यता को हम लोग लोक मत कहते हैं। तो समाज के लोग क्या कहेंगे, यह डर उसके मन में था, इसलिए इसलिए रजब गांव के बाहर सपत्निक, सपत्निक मतलब विथ वाइफ, सपत्निक का मतलब क्या होगा, पत्नी के साथ एक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। तो वह जाकर एक पेड़ के नीचे शरण ले लिया और मन ही मन हिंदू लोगों को कोसने लगा। उनके बारे में, हिंदुओं के बारे में उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसे आशा थी कि पहर आज पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी। रजब को विश्वास था कि पहर आज पहर में मतलब कुछ देर में उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी और उसकी पत्नी पैदल चलने में समर्थ हो जाएगी, परंतु ऐसा न हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया, लेकिन उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हुई, उसकी पत्नी चलने लायक नहीं रही, इसलिए उसने निर्णय किया कि एक गाड़ी भाड़ा पर ली जाए। मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफ़ी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। कहने का मतलब कि वह पेशे से कसाई है, जाति से मुसलमान है, धर्म से मुसलमान है, इसलिए कोई भी आदमी उसको अपनी गाड़ी में भी ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में एक छोटी जाति का आदमी तैयार हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया, अब फिर उसकी पत्नी को तेज बुखार हो गया। वह जाड़े के मारे थर थर काँप रही थी, शिवरिंग हो रही थी। थर थर काँपना मतलब शिवरिंग होना। इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की न पड़ी। अब उसे इतनी तेज
कपकपी हो रही थी, शिवरिंग हो रही थी कि गाड़ी में बैठा करके भी ले जाना उस समय मुश्किल हुआ। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रजब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया। कहने का मतलब कि गाड़ी वाला तो तैयार हो गया, लेकिन तत्क्षण देन एंड देयर वह यात्रा नहीं कर सका, क्योंकि उसे इस बात का भय था कि गाड़ी में और तेज हवा लगेगी तो उसकी पत्नी की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इसलिए उसने यात्रा को कुछ देर के लिए रोक दी। बेचारी की कम से कम कपकपी बंद न हो जाए। जब तक उसकी कपकपी बंद न हो जाए उसकी पत्नी की, तब तक के लिए उसने यात्रा को रोक दी। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, उसकी पत्नी की कपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया, लेकिन बुखार बहुत तेज हो गया। रजब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया मतलब उठाकर बैठाना पड़ा, और गाड़ी जल्दी से चलने और गाड़ीवान कहते हैं जो गाड़ी को हाँकता है, चलाता है, उसको जल्दी से चलने के लिए कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया। अब गाड़ीवान भी गुस्सा हुआ, क्योंकि उससे भाड़ा तय कर लिया, और जब चलने का समय आया तो उसने कहा कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, तो उसका समय व्यर्थ जा रहा है, इसलिए वह भी गुस्सा था। तो उसने कह दिया, दिन भर का समय यहीं लगा दिया और अब कहते हो कि जल्दी चलो। रजब ने मिठास के स्वर में उसे फिर जल्दी करने के लिए कहा। रजब थोड़ा कोमल होकर के सॉफ्ट वॉइस में कहा कि भैया जल्दी चलो। वह बोला वह बोला मतलब यहाँ ये गाड़ीवान बोला, इतने किराए में काम नहीं चलेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता हूँ। कहने का मतलब यह है कि उसका समय तो यहीं लगा दिया, और आप सभी जानते हैं कि जब आप कोई गाड़ी रिजर्व करते हैं तो वेटिंग चार्ज लगता है, वेटिंग चार्ज लगता है। तो उसने तो गाड़ीवान को बहुत वेट करा दिया, प्रतीक्षा करवा दिया, तो जिसके कारण वह कह रहा है कि अब जितने किराए में बातचीत हुई थी उतने में काम नहीं चलेगा, अब तुमने जितना पैसा मुझे दे रखा है वो अपना वापस लो और मैं घर जाता हूँ, अब मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊँगा। रजब ने दाँत पीसे मतलब भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर, फिर अलर्ट होकर उसने कहा, भाई आफत सबके ऊपर आती है। कहने का मतलब कि मुसीबत सबके ऊपर आती है। मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। कहने का मतलब कि मुसीबत तो सब पर आती है। अभी मेरे ऊपर मुसीबत आई है, और मनुष्य का सहारा तो मनुष्य ही होता है, जानवर तो होता नहीं है। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कहा कि तुम्हारे भी बाल बच्चे परिवार हैं, तुम्हारे सामने भी कभी न कभी मुसीबत आ सकती है, तो कुछ तो दया करो। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आई। अब कहने का मतलब कि एक कसाई है और वह दया पर अपना व्याख्यान व्याख्यान मतलब स्टेटमेंट दे रहा है। यह सुनकर के गाड़ीवान को हंसी आई, क्योंकि जो कसाई होगा उसके अंदर में दया कहाँ से, क्योंकि वह तो जिंदा जानवर को सीधे काटता है, और उस समय उसे बिल्कुल दया नहीं आती, और इस समय जब वह मुसीबत में है तो वह दया की बात कर रहा है, इसलिए उसे हंसी आई। उसको टस से मस न होता देखकर रजब ने और पैसे दिए। टस से मस न होना मतलब अपनी बात से न हटना।
अपनी बात पर टिके रहना को बोलते हैं टस से मस न होना। ये मुहावरा है, टस से मस न होना मतलब अपनी बात पर टिके रहना। तब उसने गाड़ी हाँकी तो क्या हुआ कि वह टस से मस नहीं हुआ और रजब ने और पैसे दिए। कहने का मतलब कि उसने वेटिंग चार्ज ले ही लिया। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। 5-6 मील चलने के बाद शाम हो गई। गांव कोई पास में न था। रजब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रजब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। कहने का मतलब यह है कि गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। 5-6 मील मतलब लगभग 10 किलोमीटर के आसपास रास्ता तय हो गया। आसपास कोई गांव नहीं था। अब यही सुनसान और विहर जगह है। उसकी पत्नी गाड़ी में बेहोश पड़ी हुई है। रजब ने जो पैसे बांध रखे थे उसको एक बार अपने हाथ से टटोल कर देख लिया कि पैसे तो अपनी जगह पर सुरक्षित हैं या नहीं। रजब को स्मरण हो आया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है और स्मरण हो आया गाड़ी का वह एक गाड़ीवान का वह एक हट जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही और देने पड़े थे। उसे गाड़ीवान पर क्रोध था परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा न थी। कहने का मतलब यह था कि रजब को स्मरण हो आया, याद हो आया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का बोझ कुछ कम कर देना पड़ा। कहने का मतलब कि पॉकेट का बोझ, बटुए का बोझ या जहाँ उसने पैसे बांध रखे थे, है ना, आंटी में पैसे नहीं होना मतलब पास में पैसे नहीं होना। तो ये भी एक मुहावरा है। यहाँ आंटी का मतलब वो चाची नहीं है। तो उसे कुछ पैसे वहां से निकाल कर खर्च करने पड़े। क्यों करने पड़े? क्योंकि गाड़ीवान ने हठ कर दिया। गाड़ीवान ने जिद कर दी कि उसे और पैसे देने पड़ेंगे तो व्यर्थ में उसे और पैसे देने पड़े। रजब को गाड़ीवान पर क्रोध आ रहा था लेकिन क्या इस समय क्रोध क्रोध प्रकट करने का उचित समय है? नहीं है। क्रोध करता गाड़ीवान उसे लेकर जाने के लिए इनकार कर देता, कहता कि मैं नहीं जाऊंगा। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया। बातचीत करना शुरू कर दिया गाड़ीवान के साथ कि रास्ता कटे। और क्या कहा, गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा। तो उसने कहा बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। तो गाड़ीवान ने कहा कि हाँ, गांव तो बहुत दूर मिलेगा, अभी तो बीच में बिल्कुल भी सुनसान है, कहीं कोई गांव नहीं है और यहाँ ठहरेंगे तो खतरा से खाली नहीं है, इसलिए दूर ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। तो गाड़ीवान ने कहा कि किसी के यहाँ क्यों ठहरेंगे, हम लोग पेड़ के नीचे ठहरेंगे और कल सुबह ललितपुर चलेंगे। कहने का मतलब कि चलते चलते रात हो गई थी। तो रात में कहीं किसी पेड़ के नीचे ठहर जाएंगे और उसके बाद कल हम लोग ललितपुर चलेंगे। तो फिर कल का पैसा मांग उठना। अब फिर डर हो गया इसको, रज्जब को, कि अरे अब ये फिर कल चलेगा
तो फिर कहेगा कि कल का पैसा अलग से दीजिए। तो गाड़ीवान ने कहा कैसे मांग उठूंगा, किराया तो ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूंगा। गाड़ीवान ने कहा कि नहीं नहीं, फिर मैं नहीं मांगूंगा, पैसा तो मैं ले चुका हूँ, अब नहीं मांगूंगा। तो फिर इसने कहा जैसे आज गांव में हट करके मांगा था वैसे ही बेटा ललितपुर होता तो बतला देता। अब देखिए यहाँ उस कसाई के मन में किस तरह से बदमाशी आ रही है। तो उसने कहा कि जैसे तू मांगा था, यदि ललितपुर होता, कहने का मतलब कि मेरा गांव होता, और वहाँ तुम यदि मांगता तब मैं बता देता। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर जो बचता है शेष उसको अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब देख लिए कि गाड़ीवान उसे शाम में लेकर चला था, 5 से 6 मील की दूरी उसने तय कर ली है, रात हो गई है। अब जैसे ही सुनसान रास्ता समाप्त होगा, कहीं कोई गांव आ जाएगा, वहां उस गांव में किसी पेड़ के नीचे वह रुक जाएगा और फिर कल सुबह वह ललितपुर के लिए जाएगा। तो आज हम लोग इसको यहीं छोड़ते हैं। और जैसा कि आपने यहाँ ये भी देख लिया कि जब गाड़ीवान ने जिद करके रजब कसाई से एक्स्ट्रा अतिरिक्त भाड़ा लिया था, तो उसके लिए रजब कसाई को क्रोध आया, लेकिन उस समय उसने अपने क्रोध को दबा कर रखा। और जैसे जैसे उसका घर नज़दीक आता जा रहा है, उसका हौसला बुलंद होता जा रहा है, और उसने गाड़ीवान को धमकी भी दे दी है कि ललितपुर यदि होता तो मैं तुम्हें बतला देता। तो देखिए आगे कौन क्या किसको बतलाता है, वह हम लोग आगे देखेंगे।